हेलो प्रगति और मान्या। तो इस वीडियो में मैं रेशियो प्रपोर्शन के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में एक्चुअल में प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करना है और इसके साथ ही साथ मुझे उसमें कुछ के मेथड्स के बारे में समझाना है, जो कि देखने में थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं तो उतनी आसानी से वो हो जाता है। 90% स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन टाइम में जब बैठते हैं तो उस टाइम पर वो क्वेश्चन को देखते ही इतना ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि भाई क्या ही आ गया है, और वहाँ छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन इस चीज़ से बचाने के लिए मैं तुम लोग अंदर में वो पावर जनरेट करने जा रहा हूँ। तो चलो उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, चलो फटाफट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले वाले हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था। तो आज हम देख लेते हैं प्रपोर्शन क्या चीज़ है और इस प्रपोर्शन का जो प्रॉपर्टी है, जैसे कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो या फिर अलग अलग तरह के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो इस वीडियो में प्रपोर्शन के छोटे मोटे से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, प्रपोर्शन क्या होता है और प्रपोर्शन किस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि प्रपोर्शन क्या है, कैसे कहा जाता है। मान लेते हैं हमारे पास दो रेशियो है, A/B है, एंड जो सेकंड जो रेशियो है वो हमारे पास में है वो C/D है। सपोज़ अगर किसी वजह से ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएं, तब हम इसको कहते हैं कि प्रपोर्शन में। और ये इक्वल को तब हम लोग इस तरह से लिखते हैं। पुकारने का तरीका इसका होता है इज़ एज़, और ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमें चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ये टर्म, तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इन दोनों को हम कह सकते हैं एक्सट्रीम्स टर्म्स और इन दोनों को कह सकते हैं हम लोग मीन्स या फिर मिडल टर्म। ठीक है, या फिर फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन या फिर फोर्थ प्रपोर्शन भी इसको कहा जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इस तरह से ही नहीं, बल्कि अगर ए चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A/B इज इक्विवेलेंट टू C/D। मान लेते हैं इसके आगे E/F या फिर G/H, इस तरह से और भी प्रपोर्शन हो सकते हैं। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम इसको लिखना अगर चाहें तो हम लिखेंगे A/B इज़ एज C/D इज़ एज E/F इज़ एज G/, अगर इसको पुकारना हो तो आप कैसे पुकारेंगे? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि हम यहाँ बोले थे कि इसको हम लोग कहते हैं मीन्स और या फिर मिडल टर्म, और इसको कह रहे हैं एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म्स, ऐसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो ये और ये लास्ट में जो आएंगे वो हमारे लिए एक्सट्रीम हो जाएंगे और बीच में जितने भी होंगे सब मिडल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको हम लोग अगर सफाई से बताना चाहें या फिर हम सीधा सीधा बोलना चाहें कि भाई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो जिससे कि, तो हम इसको फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, सिक्स्थ प्रपोर्शन, मतलब इस तरह से हम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अच्छा, एक बात और याद आ रही है। मान लो A/B लिखा है तो हम याद में बोले थे कि ये एंटीसीडेंट होता है और ये जो होता है ये हमारे लिए कॉन्सिक्वेंट होता है। ठीक है, मान लो आगे C लिखा हो, आगे D लिखा हो, आगे E लिखा हो, आगे F लिखा हो, तो हम क्या पुकारेंगे? तब क्या इसको एंटीसीडेंट, इसको कॉन्सिक्वेंट बुला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग सेफ खेलेंगे। कैसे सेफ? अब देखो, हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो, फिफ्थ रेशियो, सिक्स्थ रेशियो के बारे में बोलना होगा, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार से बोला जा सकता है। अच्छा, एक बात और याद आ रही है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आया था कि रेशियो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि रेशियो एक्चुअल में है क्या। बेसिक में जाकर देखें अगर हम लोग, तो एक्चुअल में रेशियो है क्या? रेशियो एक्चुअली कंपैरिजन है। जैसे अगर x y की एज की बात करें, अगर हम ऐसे एज ले लें 20 and 30 ईयर्स, तो 2:3 की रेशियो है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे बोले 2:-3 का रेशियो है, इसका मतलब क्या? -30 लगाएंगे यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि जो y है वो बॉर्न ही नहीं हुआ है, उसको 30 साल अभी लगेंगे बॉर्न होने में, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए अगर सेंस नहीं बन रहा तो रेशियो कोई मतलब भी नहीं है। रेशियो सिर्फ एक कंपैरिजन करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेजरमेंट कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह का डायमेंशन है जिसके थ्रू हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं बाय डिवीज़न, और बहुत आसानी के साथ में। ये चीज़ है, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रपोर्शन के केस में ही एक प्रपोर्शन आता है, उसका नाम होता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन।
ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का सेंस सीधा सा ये होता है कि अगर A to B हो रहा है, ठीक है, यानी A अपॉन B है तो B अपॉन अगर C है या C अपॉन D है या D अपॉन E है, इस तरह से अगर आगे बढ़ता है, मतलब A to B इज एज B to C अगर हो रहा है, तो यूँ समझ जाइए कि इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जा सकता है और ये गलत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लेते हैं कि A to B इज एज B to C अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C लिख सकते हैं। यहीं से हम एक अच्छा खासा एक रिजल्ट पा जाएंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं इसकी तो B स्क्वायर इक्वल टू AC हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि B स्क्वायर इक्वल टू AC, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक सिंपल सी बात ये हो रही है कि जो मिडल टर्म था उसका स्क्वायर कर दें और जो एक्सट्रीम थे उन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें एक रिलेशन मिल जाता है। कैसा रिलेशन मिल जाता है कि अगर हम एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट को करें और उस पर अगर स्क्वायर रूट चढ़ाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? मिडल टर्म मिल जाएगा। ये एक स्पेशल चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है जिसका यूज़ हम लोग डायरेक्टली करेंगे आगे जाकर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि प्रपोर्शन क्या चीज़ होती है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या चीज़ होती है, और जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें थी नाम पुकारने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सब के बारे में मैंने बता दिया। अब इसमें इस प्रपोर्शन वाले चीज़ में कोई ख़ास बात नहीं बची है, बस की प्रॉपर्टी पढ़नी जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आइए कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं। अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कह रहा है 6:x इज एज 2:13। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि x अगर देख पा रहे हो यानी कि 6:x इज एज 2:13 लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि 6/x इक्वल टू 2/13। अब ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे? कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसका साफ मतलब है कि हमें यहाँ से x कैलकुलेट करना है, वो तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब A is to B इज एज C is to D, यानी कि हमें फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। यानी हमें शुरुआत के 3 प्रपोर्शन दिए हुए हैं, एक प्रपोर्शन हमें नहीं पता है। यानी कि यहाँ पे जो x लिखा हुआ है ये हमारे लिए एक फोर्थ प्रपोर्शन है जिसको हम x यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद में हम वही काम करने वाले, क्या काम करने वाले? 5:4 इज एज 25:x। और सिमिलर इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या बोला था, जो B स्क्वायर इक्वल टू AC वाला मैटर जो बोल रहा था मैं, वो काम हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम किया जा सकता है, भले ही कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन ना हो लेकिन फिर भी हम ये काम कर सकते हैं कि एक्सट्रीम को हम मल्टीप्लाई करा दें और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो उससे हमें नंबर मिल जाता है। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन सिंपल ये होता है कि जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। यानी कि अगर मिडिल टर्म का प्रोडक्ट किया जाएगा तो उस टाइम पे हमें उसका स्क्वायर मिल जाता है, जबकि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिलेगा, स्क्वायर नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इन दोनों का और इक्वल टू इन दोनों का, तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आगे बढ़े हम लोग, यहाँ लिखा है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू दिस। कह रहा थर्ड प्रपोर्शन बताइए। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? थर्ड प्रपोर्शन का मतलब ये है कि हमें पहला प्रपोर्शन 9 दिया है, दूसरा प्रपोर्शन 15 दिया और तीसरा प्रपोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा? x को लेट करना पड़ेगा। अब इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि ये यहाँ पे 3 प्रपोर्शन दिए हुए हैं। अगर जब कभी भी हमें 3 प्रपोर्शन दिए जाएंगे तो उसको हम कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब 9/15 इज इक्विवेलेंट टू 15/x करेंगे। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन समझाया था कि A to B है इज एज B to C अगर दिया रहता है तो कॉन्टिन्यूड होता है। वैसे यहाँ पे 9:15 है और इज एज 15:x है, और हमें निकालना है यहाँ से थर्ड प्रपोर्शन। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यहाँ पे कहीं भी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन लिखा नहीं है, लेकिन हम जब सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन मान के चलना होगा, ध्यान दें। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल सा लिखा हुआ है x, 3, 12 और y आर इन द कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब इसको कैसे निकाला जाएगा? जैसे मैंने समझाया था, क्या समझाया था? मान लो हमारे पास A, B, C, D हैं और ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। इसका ये मतलब होगा A/B, B/C, C/D। यानी कि 1, 2, 3 प्रपोर्शन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखो A/B, B/C और C/D कुल मिला के यहाँ पे 3 रेशियोज़ बन रहे हैं। अब इसी ऑर्डर में इसको भी देखो, x/3, 3/12, 12/y करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से x और y निकाल लेंगे। वो कैसे? उसको देखें ध्यान से। जैसे यहाँ देखो x/3 लिखा हुआ है और 3/12 है और 12/y लिखा हुआ है। अगर x निकालना है तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे क्योंकि आपस में इक्विवेलेंट है, और अगर y निकालना है तो हमें इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम दोनों वैल्यू निकाल लेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 36.3 एंड 22.7। हमको मीन प्रपोर्शन बोल रहे हैं, यानी ये एक्सट्रीम है। मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर इक्वल टू AC करके। इसका मतलब बी निकालना है तो अंडर रूट AC लिखना पड़ेगा, यानी एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो हमें बी मिल जाएगा। और इसी तरह से इसको किया भी गया है, इसलिए कन्फ्यूज़ कभी मत होइएगा कि कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन कौन है और सिंपल प्रपोर्शन कौन है, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे कन्फ्यूज़न अगर हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम बहुत आती है, तो हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या यूज़ करना है। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 4 देते हैं टर्म, समझ जाना कि वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर वो बोल देता कॉन्टिन्यूड है तो 4 दे 5 दें तो कॉन्टिन्यू तरह बनाएंगे, और मान लेते कॉन्टिन्यूड नहीं दिया है, सिर्फ प्रपोर्शन पूछ रहा है, थर्ड प्रपोर्शन, तो समझ जाना कि वो भी कॉन्टिन्यूड ही है। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बहुत ही लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर दिस टू मेक देम प्रोपोर्शनल। अब सीधी सी बात है, ये सब प्रोपोर्शनल में नहीं है। अगर चेक करना चाहें 6/15, 15/20 और 20 इस तरह करके आप कर सकते हो। मतलब यहाँ तो कोई कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन नहीं है और 4 दिए हैं, तो हम 6/15, 20/43 करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रपोर्शन नहीं बन रहा होगा। तो एक्चुअली हमें भी ऐसा नंबर इसमें ऐड करने सब में जिसकी वजह से प्रपोर्शन हो जाए। तो मान लेते हैं x ऐड करने पे प्रपोर्शन हो जाता है, मतलब 6 + x करें अपॉन 15 + x करें इक्वल टू 20 + x करें और नीचे 43 + x करें, और अगर इक्वेट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक बन के मिलेगी, और वहाँ से हमें आंसर मिल सकता है। क्वाड्रेटिक बनेगा, बोलने का क्वाड्रेटिक बनता है, कभी कभी क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो लीनियर बन जाता है। इस क्वेश्चन में भी वही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर चीज़ दिख रही है जो भी मैंने जस्ट बोला है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में इसको सिंप्लीफाई कराओ, x की वैल्यू निकाल लिया फटाफट। ऐसे क्वेश्चन अगर हम और देखेंगे तो हमें और देखने को मिलेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या स्पेशल लिखा हुआ है, कह रहा है PQR जो है कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन है। इसका साफ मतलब P/Q इक्वल टू Q/R, यानी Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P/R है, और ये कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। देखिए प्रूविंग करना बेहद आसान है। यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं इसके लिए हम लोग, अगर ऐसा है तो P/Q Q/R लिख के Q² इक्वल टू PR लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो सीधी बात ये होनी चाहिए कि हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें या फिर राइट हैंड साइड ले लें, बस हमें प्रूव करके दिखा देना है। अगर मान लेते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लेते वक्त हम देखेंगे यहाँ P² या Q² लिखा हुआ है, तो Q² की जगह पर हम चाहें तो PR रख सकते हैं, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, और इससे हमारा प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, सिमिलर पे में अगर आगे बढ़े हम लोग इस तरह धीरे धीरे करते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 सब कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन है, और हमें ABC एंड D को हमें प्रपोर्शन दिखाना है। मतलब ये खुद ये जो टर्म लिखे हुए हैं ये सब कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में, और इसको प्रपोर्शन दिखाना है। सीधी बात है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस करेंगे और इक्वेट कर देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें A/B इक्वल टू C/D देखने को मिल जाएगा, बस हमें वही करके दिखाना भी है। अब चलिए इस तरह आगे अगर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो हम देखेंगे कि यहाँ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको अगर आपको प्रूव करना हो तो आप प्रूव करते करते जान निकल जाएगी, लेकिन प्रूफ होगा नहीं, और देखने में बड़े ही कॉम्प्लेक्स लगते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस चीज़ को ध्यान से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर वो क्वेश्चंस आते हैं और 90% बच्चे क्या काम करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते ही वो भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है। और कॉम्प्लेक्स जो चीज़ हमें दिखती है वो कॉम्प्लेक्स वाकई में हो, ये बात की गारंटी कौन लेगा। तो यहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अक्सर लोग नहीं लगाते हैं, अक्सर लोग उसको स्किप कर देते हैं, अक्सर लोग उससे बचना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक भी क्वेश्चन को बच के जाने नहीं देंगे। उसको हम तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, फोड़ देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है, रोड पे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, टेंटन, ये क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, इफ़ ABC आर इन अ कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन। चलिए अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में है तो क्या कर लें, कह रहे प्रूव कर दिखाओ A/C इज इक्वल टू दिस 1। अब देखिए यहाँ से हमें अगर ये लाना है तो हमारे छक्के छूट जाएंगे लेकिन आंसर नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसा मेथड है, उस मेथड को डिस्कशन करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों पे डिस्कशन करना फरमाएंगे। जरा ध्यान से देखें। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, 14 नंबर क्वेश्चन। ABC जो है कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन है और हमें प्रूव कर दिखा देना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे जो मेथड लगाने जा रहा हूँ वो मेथड का नाम होता है K मेथड। ऐसा नाम तो कहीं लिखा नहीं है, इसको K मेथड बोलते हैं, लेकिन मैं इसको K मेथड का नाम देता हूँ।
देखिए यहाँ पे मैंने पर्सनली इसको मान रखा हुआ है, मैं इसको के मेथड्स के नाम के पुकारता हूँ। आप चाहो पुकार सकते हो या फिर ना मन करे तो ना भी पुकारें, इसके लिए कोई जोर शोर नहीं दिया जा रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो के मेथड में एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है, ए बी सी अगर कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में, इसका मतलब है A/B इक्वल टू B/C है। अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है इसके बराबर, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ए निकालना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ बी के, और अगर हम बी निकालना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ सी के निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ में। यानी कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, जो भी कुछ आ रहा है वो क्वांटिटी बन चुकी है, और ये जो ए और बी है हमारे किसी न किसी बड़े क्वेश्चन में इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसी जगह पर, और उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को किसी भी तरह से इक्विवेलेंट दिखा देंगे। जब के मेथड को अप्लाई किया जाता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों तरफ रखते हैं और रखने के बाद में हम ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है और आंसर दे रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर में जो सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटीज़ आएंगी ना वो सेम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ प्रूव हो गई है। ये थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा कि इसको प्रूव करने का तरीका बड़ा अलग है। जैसा कि हम लोग क्लासिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड या फिर जो कॉम्प्लेक्स साइड होती है उससे स्टार्ट करते हैं और दूसरी टाइप की साइड जो होती है उसको ले आते हैं बड़े आसानी के साथ में। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक अलग तरह के मेथड का अप्रोच रख रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग दोनों का इस्तेमाल करेंगे और दोनों की जो अल्टीमेट वैल्यूज़ होंगी हम उन दोनों को इक्वेट करके, यानी उन दोनों को सेम दिखाकर हम लोग क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से करता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इसको ध्यान से नहीं देखा तो आने वाले इसके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा और दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स ही लगेगा, लेकिन जब करने बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो हम इसको बहुत जल्दी इसको करके हटा भी सकते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए दिखाते हैं किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसमें यहाँ पे यही चीज़ तो मैंने लिखा है, तो हमने लिख दिया ए को बी के टर्म में और सी को और बी को सी के टर्म में लिख दिया है। अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करें, सपोज कर लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ कर रहे हैं, तो A/C लिखा है। हम क्या काम कर रहे हैं, ए को रख दे रहे हैं बी के फॉर्म में, बी के, और नीचे सी लिखा हुआ है। अब अगर हम सी को ऐसे निकालें, कहीं यहाँ से निकाल के लिख दे B/K तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हम क्या काम कर रहे हैं, बी को जो है उसको सी के लिख दे रहे हैं ऊपर, तो सी के इंटू के, और यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के आएगा, के स्क्वायर। आप देखोगे जब कभी भी आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में यूज़ करोगे इस तरह की चीज़ों को, तो अक्सर के ही बचेगा, के का स्क्वायर, के या फिर अंडर रूट के या फिर के क्यूब, इस तरह से के टर्म्स में ही अल्टीमेट आंसर्स आते हैं पुट करने के बाद में। और उसके बाद में राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे इसी प्रकार से, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे भी के स्क्वायर बन जाएगा। और जैसे ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं डंके की चोट पे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों ही आपस में इक्वल है, और इस बात को प्रूव करते ही हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे। चलिए बात जो है ध्यान रखने के लिए वो क्या है, जब कभी भी आप वैल्यूज़ को रखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमें वहाँ पे चीज़ों को कैंसिल करनी, वहाँ पे हमें के का टर्म में बनाना है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि ए इक्वल टू बी के माने हो, बी इक्वल टू सी के माने हैं, तो हम लोग ये नहीं कर देंगे कि भाई जहाँ जहाँ में ए दिखा वहाँ बी के डाल दिया, जहाँ जहाँ बी दिखा वहाँ पर सी के डाल दिया। हमें एक काम यह करना होगा कि अगर हम कहीं पुट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, के अलावा कोई एक सिंगल वेरिएबल में चीज़ों को बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा था राइट हैंड साइड, बहुत ध्यान से देखना, 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 5bc प्लस 7c स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हमने देखा था a इक्वल टू हमारा b के आया था और b इक्वल टू हमारा c के आया था, इसी का इस्तेमाल करना था। हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम सभी को ऊपर वाले को नीचे वाले को b के टर्म में ही बनाने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें a और c दिखेगा वहाँ पे हम b बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 है, 2 रहने देते हैं, a को हम लिख सकते हैं b के, तो b स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5, एक जगह b के रखेंगे तो b स्क्वायर के हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस b को b ही रहने देंगे, इसको c में नहीं रखेंगे। ध्यान देंगे के अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ एक और वेरिएबल बनाना है और सारे टर्म को उसी में तब्दील करना है। यही हमारी इसमें ड्यूटी है, यही हमारा इसमें अप्रोच है। अगर ये काम हम कर लेते हैं डेफिनेटली हमारा आंसर तो आना ही आना है, नो डाउट। नीचे लिखेंगे 2b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ वैल्यू नहीं रख रहे हैं b का, और उसके बाद माइनस 5b, और उसका c क्या रखेंगे, देखिए c क्या रखेंगे, c रखेंगे यहाँ से b/k, क्या रखेंगे b/k, लिख देंगे b/k, और उसके बाद में क्या है c लिखा है, यहाँ वापस से लिखेंगे 7 और यहाँ जगह b स्क्वायर/k स्क्वायर। इसके बाद सिंपली हमें सॉल्व करना है। ऊपर में हमें क्या कॉमन कुछ दिख रहा है,
कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो उसको भी रहने देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जो है जैसा ऊपर रहने देते हैं, क्योंकि सब में के कॉमन नहीं हो रहा है। नीचे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें के स्क्वायर एलसीएम दिखेगा, और जब उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में 2b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर के प्लस 7b स्क्वायर अपॉन, यहाँ सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर के और प्लस 7b स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे का में क्या आ जाएगा के स्क्वायर। वो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमारा एलसीएम में के स्क्वायर आ रहा था, वो के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। इसके बाद हम ध्यान से अगर देखें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्या मिला हमें, के स्क्वायर। याद करो हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी के स्क्वायर लाया था और राइट हैंड साइड में भी हमने के स्क्वायर ले आया हूँ, जिसकी वजह से हम सिंपली कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। यही है हमारा के मेथड। अभी तो मैंने इसको करके दिखा दिया यहाँ पे। अभी मैं बुक को मैं ले जा रहा हूँ, क्वेश्चन की टाइप दिखाता हूँ, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता हूँ, और साथ ही साथ ये भी दिखाता हूँ कि मेथड के जरिए कितनी जल्दी से इसको मचोर दिया गया है। आइए दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में क्या लिखा है, इफ़ बी इज़ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी है। कह रहा है ये प्रूफ करिए। देख रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन निकालेंगे वही के मेथड से, जैसे मैंने बताया वैसे ही। अप्रोच याद रखना, अगर अप्रोच याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा बैकवर्ड कर लो वीडियो को और देख लो पहले कि मैंने क्या बोला था। बार बार सुन लो, बार बार उसको ध्यान में रखो, तभी जाके तुम इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर सॉल्व होगा ही नहीं। और देख लो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी लगा है के मेथड। और दिखाते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखो, ये देखो इसमें भी के मेथड लगा है। जैसे यहाँ पे x अपॉन ए है, y अपॉन बी है और z अपॉन सी है। इन सब के इक्वल के मान लेंगे, x निकालेंगे a के, y निकालेंगे b के और z निकालेंगे c के, और उसके बाद में हम लोग ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखेंगे k के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे पास होनी चाहिए। अगर पॉसिबल है, बना पा रहे हैं तो बना लेंगे, अदरवाइज अगर वो इस तरह के क्वेश्चन अगर होंगे जहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा बिना कुछ करे। ये देख लो क्वेश्चन, इस सब जगह पे के मेथड है, इन सब जगह पे के मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी के मेथड का जलवा इस 7.2 में तुम्हें देखने को मिलेगा। एक नहीं, बार बार नहीं, कई बार देखने को मिलेगा 7.2 में इसी का जलवा। तो हम ये गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस हैं, पहले शुरुआत में प्रोपोर्शनल रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इधर निपटा दो, और उसके बाद में यहाँ पे फिर आता है जलवा के मेथड का। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन के मेथड पे जरूर आएगा एग्जामिनेशन में। जब आता है तो लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन तुम लोग को ये बात समझ में अगर आ गई है, अप्लाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, डाउट होता है तो पूछ भी लेना, और ये सब कुछ अगर बहुत ही हेल्दियर निकल गया तो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको तुम ऐसे मसल दोगे जैसे कि हाथ में पकड़ी हुई चींटी, लेकिन उसको मसलना नहीं है, गलत बात होता है। ठीक है, तो यह बस यही था, समझ में आ ही गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो तुम लोग समझ में आ ही गया होगा कि भाई एक्चुअल में प्रपोर्शन है क्या, के मेथड क्या है, और अगर वो समझ में आ रहा है तो अप्लाई करना। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया तुम्हें पीछे कि भाई किस तरह से के मेथड को परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, उसको स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझ लेना है, उसी को फॉलो करना है। उसके बाद देखो फटाफट तुमको आंसर मिल जाएंगे। इसके लिए परेशान नहीं होना है, और जो भी डाउट आता है बेहिचक पूछना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, और मिलते हैं अब रेशियो प्रपोर्शन के 3rd लेक्चर में, जो अगले ही बार मैं अपलोड कर दूंगा। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।